कि कथाकार प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं और अभी भी जब पूरा छात्र जीवन बीत गया, पूरा नौकरी बीत गया, तो मैं किसी भी सभा में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है। यह बात सही तो है, लेकिन वेदनादायक भी है। इस बात की पीड़ा होती है। हमने पंच परमेश्वर पढ़ा 50 साल पहले, लेकिन आज तक कोई ऐसा मित्र पैदा नहीं हुआ जिसने न्याय को मित्रता से ऊपर समझा। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले सत्र में प्रेमचंद पर हम लोग बातें करेंगे। विषय प्रवेश करवाते हुए मैं प्रेमचंद के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। प्रेमचंद कोई वैसे रचनाकार नहीं है जिनका की परिचय दिया जाए। प्रेमचंद को जाता है कहीं पंचायती या फिर न्याय की बात होती है, वो उनकी हर किसी की सुनी हुई है। क्या बिगाड़ के डर से न्याय की बात नहीं करोगे? पंच परमेश्वर बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रेमचंद अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में सबों को सादर अभिवादन। प्रेमचंद जी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, कही जा रही हैं और आगे भी कही जाएंगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर से मैं अगर साहित्य की ओर प्रवृत्त हुआ तो उनके वजह से हुआ। अब मुझे लगता है कि प्रेमचंद अपने कालखंड के आईना थे और उस आईना में उनके कालखंड को उनकी रचनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। और इसीलिए एक पंक्ति भी बहुत मशहूर है कि आने वाले समय में या भविष्य में भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति चाहे जिस रूप में बदल जाए, लेकिन अगर उस दौर की सामाजिक और राजनीतिक संरचना और चेतना और बनावट को समझना हो तो प्रेमचंद की रचनाएं काफी हैं। प्रेमचंद एक ऐसे शख्सियत हैं जिनकी पहुंच गरीबी की गहराई से लेकर अमीरी की अमराई तक समाई हुई है। उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है और वो अपने आप में ही तीन तीन युगों को समेटने वाले हैं। प्रेमचंद युग तो है ही, उनके पहले का और उनके बाद का, ये तीन तीन युगों को समेटने वाले प्रेमचंद हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि रहे हैं। उनकी जो शीर्षस्थ जो कहानियां हैं उनमें अभी चर्चा हुई ईदगाह की भी। ईदगाह का हामिद, उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। जब भी ईद का त्योहार आता है और कोई बच्चा उस उम्र का 7-8 वर्ष का वह कोई भी बच्चा जब जाता है टोपी लगाकर सफेद भगभग कपड़ों में,
तो हमें लगता है कि हामिद जा रहा है। आज भी इतना जीवन चित्रण किया है प्रेमचंद जी ने। जैसा कि आप लोग अभी बात कर रहे थे कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में, तो हमने भी थोड़ा सा कुछ पढ़ा है, तो पता चला कि वो ना बचपन में पहले वो उर्दू की शिक्षा लेना शुरू किए मदरसे में। तो जब वो 5वीं क्लास तक उर्दू की शिक्षा लिए, उसके बाद वो हिंदी भी पढ़े, जी कुछ फारसी की भी पढ़ाई उन्होंने की थी। और वो पहले उर्दू में ही लिखना पसंद करते थे, मतलब लिखते ही थे वो। जब जैसे अंकल बताया कि सोजे वतन जब उन्होंने लिखा, उसमें 5 कहानियां थी, और वो अंग्रेजों को इतना प्रभावित किए वो कि उनको बुरा लग गया। तो उन पे बैन लगा दिया गया कि अब आपको कोई किसी पत्रिका, किसी भी लेखनी के काम नहीं करना है आपको, क्योंकि आप आंदोलन करवा देते हैं या मतलब इस तरीके का लोगों को प्रोत्साहित कर देते हैं। तो फिर वो अपना नाम चेंज करके जब अपना नाम प्रेमचंद के नाम से जब लिखना शुरू किए, तो उनकी पहली जो रचना थी प्रेमचंद की, जो प्रकाशित हुई थी, बड़े घर की बेटी, वो 1910 ईस्वी में लिखना शुरू किए प्रेमचंद के नाम से। और वो पहले नवाब राय के नाम से वो लेखनी का काम किया करते थे। तो उन्होंने कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, और आप लोगों को शायद ध्यान में होगा कि उन्होंने नाटक भी लिखा, 3-4 नाटक भी लिखे, जिसमें कि करबला का नाम आप लोगों ने नहीं मतलब याद रहा आप लोगों को, तो करबला भी उन्होंने, नाटक है वो, उन्होंने लिखा। तो थैंक यू, ये बोलना था। आसिफ बेटे ने प्रेमचंद के बारे में जो वक्तव्य दिए हैं, सचमुच बहुत ही उत्कृष्ट और सराहनीय था। बहुत सारी नई बातें और महत्वपूर्ण बातें और खोजी बातें सुनने को, जानने को मिली। बहुत बहुत आभार